Hello friends, I am Pankaj Kumar Tripathi, welcoming you in PVP video classes. I am going to discuss the basic structure of law of evidence. This is first video on law of evidence. मित्रों, साक्ष्य विधि पर यह पहली वीडियो है और इसमें हम साक्ष्य विधि के आधारिक संरचना पर चर्चा कर रहे हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस की जरूरत कहां होती है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल लॉ। व्हेन अ कॉज ऑफ एक्शन इज अराइज्ड, in case of arising of cause of action, a person becomes entitled to get remedy on the basis of that cause of action. Cause of action to remedy. वाद हेतु पैदा हुआ तो इससे उपचार मिलने का अधिकार हो गया। कॉज ऑफ एक्शन एंड रेमेडी देयर ऑफ, ये दो बातें कहां लिखी हैं? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में ये दोनों बातें, किसी ने किसी की घड़ी चुराई, जो चुराया वो क्या होगा? पनिश किया जाएगा। कब पनिश किया जाएगा? चोरी करने पर। चोरी करने पर क्या होगा? पनिश होगा। ये दोनों बातें कहां लिखी हैं? आईपीसी। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ब्रीचेज द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के बीच संविदा हुई, बी ने संविदा भंग कर दी। संविदा कहां हुई? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ए इंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन, टू गेट रेमेडी फ्रॉम बी, तो बी से उपचार पाने का हकदार हो जाता है। ये भी कहां? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इसका मतलब है कि उपचार और उपचार का कारण, उपचार और उपचार का कारण, ये दोनों ही कहां लिखा होता है? मौलिक विधि में। सब्सटेंटिव लॉज आर द लॉज व्हिच प्रोवाइड्स the causes of action and remedy thereof. मूल विधियां वो होती हैं जो वाद हेतुकों की परिभाषा करती हैं, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स लिखती हैं और उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में उपचार की चर्चा करती हैं। प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? जो कॉज ऑफ एक्शन के राइज होने पर रेमेडी तक किसी पर्सन को पहुंचाते हैं। ए की घड़ी चोरी हो गई, बी ने चुरा ली। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, ए बी शैल बी पनिश्ड, B shall be punished. But who will punish? How will he be punished? उसे कौन दंडित करेगा? कैसे करेगा? चोरी की तो दंड होगा आईपीसी। सब्सटेंटिव लॉ केवल रीजन लिखती है और रेमेडी लिखती है, बट इस रीजन के होने पर रेमेडी तक कैसे पहुंचे, इसके बीच में प्रोसीजरल लॉ जाते हैं। तो ये यहां से यहां तक जो पहुंचाने वाला लॉ है, इसको क्या कहेंगे? जो यहां से यहां तक के बीच का जो लॉ है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज भी दो तरह का है। एक वो है कि कौन से कोर्ट में मैटर आएगा, कैसे आएगा, कोर्ट कैसे हियरिंग करेगा, कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा। ये दोनों क्या है? सीपीसी और सीआरपीसी। चाहे सीपीसी मान लीजिए, सीआरपीसी,
अगर ये क्रिमिनल कॉज ऑफ एक्शन है, ग्राउंड ऑफ लिटिगेशन ऑफ क्रिमिनल नेचर है, तो सीआरपीसी में क्या होगा, कहां जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, वो अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ट्रायल करेंगे और देन आफ्टर जजमेंट दे देंगे। जजमेंट भी वही देते हैं, अपील भी वही सुनी जाएगी। बट ये जो जजमेंट देंगे वो किस बुनियाद पर देंगे? तो जो ग्राउंड होगा वो होगा लॉ ऑफ एविडेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ एविडेंस सेंट्रल रोल प्ले करता है। सेंट्रल रोल कैसे प्ले करता है? व्हाइट प्लेस सेंट्रल रोल दो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ इसको आप ऐसे समझिए, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन ये क्यों है? ये सिविल नेचर का कॉज ऑफ एक्शन है, ये क्रिमिनल नेचर का है। सिविल नेचर का होगा तो सिविल सब्स्टेंटिव लॉ, क्रिमिनल नेचर का होगा क्रिमिनल सब्स्टेंटिव लॉ। ये हो गया दोनों के लिए रेमेडी। तो ये रेमेडीज जो है, ये कॉज ऑफ एक्शन, और ये है उपचार रेमेडी। ये दोनों कहां है? सब्स्टेंटिव लॉज। सब्स्टेंटिव लॉज ये भी यहां से आगे सब्स्टेंटिव लॉज, सब्स्टेंटिव लॉज यानी सिविल नेचर का होगा तो सिविल सब्स्टेंटिव लॉ, क्रिमिनल नेचर का होगा तो क्रिमिनल सब्स्टेंटिव लॉ। जैसे मैट्रिमोनियल केस है, डाइवोर्स वगैरह का है, हिंदू लॉ लागू हो जाएगा। यहां डिफरेंट लॉज है, बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे लॉज के बहुत सारे सेक्शंस है, उनमें कॉज ऑफ एक्शन माना जाता है। अगर ये होगा तो क्या होगा? सीपीसी अडॉप्ट की जाएगी, प्रोसीजरल फॉर्म ऐसे दिखा देते हैं सीपीसी। यहां होगा तो क्या होगा? सीआरपीसी। ये क्या फॉर्मल प्रोसीजरल लॉ है। फॉर्मेलिटी कैसे चलेगी? कॉज ऑफ एक्शन पर कोर्ट तक कैसे आएंगे? कोर्ट किस बुनियाद पे फैसला देगा? ग्राउंड ऑफ जजमेंट, ग्राउंड ऑफ जस्टिस कौन बता कैसे डील होगा? लॉ ऑफ एविडेंस। क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस ही ये बताएगा कि किस बात के आने पर कोर्ट क्या मान ले। It is the law of evidence which tells a court that which fact should be concluded on what fact, कौन सा तथ्य किस तथ्य के आने पर माना जाना चाहिए। तो जस्टिस की बात तो यही है, ये तो फॉर्मेलिटी है। और जब वो ड्रॉ कर लेगा, कंक्लूड कर लेगा, तो फिर क्या करेगा? जजमेंट कैसे लिखे? आपने देखा, अगर हम इसकी स्टेप्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5। देयर आर 5 स्टेप्स इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग: arising of cause of action and approach to the court, taking action by court, taking evidences from the parties in support of their view, their claims, disposal of the case, providing remedy to the parties. There are 5 steps, 5 चरण है। 5 चरण में सेंट्रल लेवल पे कौन है? एविडेंटरी प्रोसीडिंग।
और एक बहुत नोटेबल पॉइंट क्या है, जब फॉर्मल प्रोसीजरल लॉ हम देखे हैं तो यहां भी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। सिविल लॉ के लिए सीपीसी, क्रिमिनल नेचर के लिए सीआरपीसी। बट लॉ ऑफ एविडेंस इज कॉमन। द इंडियन एविडेंस एक्ट इज कॉमन डिवाइस टू डील द evidentiary proceeding whether in a civil nature, in a case of civil nature or in a case of criminal nature। सिविल मामले या आपराधिक मामले दोनों ही मामलों के साक्ष्य संबंधी विधियों का विधान भारतीय साक्ष्य नियम करता है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस की वैल्यू को अगर समझें तो ये बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। और एक बात और, what has been claimed by party has no value if it is not proved by evidences before court। जो कुछ भी दावा किया गया अगर वो साबित नहीं हुआ न्यायालय में तो कोई मतलब नहीं है। दो इट वाज एक्चुअली हैपेंड, भले ही वास्तव में हुआ हो, तो एक्चुअली जस्टिस किस पे डिपेंड करता है। अगर हम लॉ के इनहेरेंट वीकनेस पे चर्चा करके बोले तो इट इज नॉट द रियलिटी। The justice never based on the reality, but the justice based on the facts which have been proved before a court, whether it happened or not। चाहे वो घटित हुआ हो, घटना घटित हुई हो या ना घटित हुई हो, न्यायालय में जो साबित होगा न्याय उसी पर आएगा। So, according to this view, the substantive law is dominated by the law of evidence। दो इट इज प्रोसीजरल। यद्यपि यह प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन यहां पर यह वास्तविक विधि से, मौलिक विधि से ऊपर हो जाती है। जैसे ए ने बी को गोली मार दी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, देन ही शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 302। बट द कंडीशन इज इफ द एलिमेंट्स ऑफ मर्डर आर प्रूव्ड इन कोर्ट according to rules of law of evidence। साक्ष्य विधि के नियमों के अनुसार जब हत्या के तत्व तो साबित होंगे तब दंडित किया जाएगा। दो he has actually committed murder, उसने वास्तव में हत्या कर दी है, लेकिन दंडित कब किया जाएगा? The remedy provided in the substantive law, ये कब मिलेगी? जबकि उसे प्रूव किया जाएगा। और प्रूव कैसे किया जाएगा? इसके नियम कहां लिखे हैं? लॉ ऑफ एविडेंस में। तो in practical life, it is not the provisions of substantive laws, but the provisions of law of evidence are in dominant position। व्यवहारिक जगत में मौलिक विधियां महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि साक्ष्य के नियम ज्यादा महत्वपूर्ण। व्यवहार भी यही है। इसी वजह से सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है कि व्यवहार में जो बहुत अच्छे टेक्निकल लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो किसी ऐसी बात को भी प्रूव कर लेते हैं जो कि एक्चुअली हैपन नहीं होती है, किसी एक्चुअल हैपनिंग बात को भी नॉन हैपन में शो कर देते हैं। सो व्हाई इफ यू हैव टू गेट एक्सपर्टीज इन लॉ, यदि आपको विधि में विशेषज्ञता हासिल करनी है, इफ यू आर appointed as a judge and had to do a good justice। वैसे जस्टिस अपने आप में गुड ही होता है, नेवर बैड, बट अगर आपको बैलेंस जस्टिस करना है तो भी साक्ष्य के नियम आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप एडवोकेसी में हैं, साक्ष्य के नियम आपको जानने ही होंगे, और अगर आप कंपटीशन में हैं तो भी जानने होंगे। कंपटीशन में क्यों जानने होंगे? अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जनरली यूपीओ की बात अगर मैं करूं, there are 4 papers। first general Hindi, general knowledge, and the 2 are of laws। the first is IPC, CRPC, police act, police regulation। the second is only on law of evidence। APO के 4 पेपर में जो एक है वो केवल लॉ ऑफ एविडेंस पे है, तो इस नाते ये बहुत महत्वपूर्ण है। PCSJ की परीक्षा में प्रोसीजरल लॉ में 1/3 पार्ट प्ले करता है। सो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर यू। अब एक बात इसके साथ अनोखी है, यहां फॉर्मल प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी अलग, सीआरपीसी अलग, और ये तो कॉमन है, तो कॉमन है फिर तो बहुत बड़ा होना चाहिए। बट इट इज डील बाय
इंडियन एविडेंस एक्ट, which consists, इसमें धाराएं कितनी हैं? There are 3 parts, 11 chapters and just 167 sections. इसमें महज 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 ही धाराएं हैं। In CRPC there are 484 sections, यहां तो 167 है केवल। In IPC, one of the criminal substantive law, आपराधिक मौलिक विधियों से एक है आईपीसी, उसमें कितनी धाराएं? 511, अध्याय कितने हैं? 22, 23। तो ये तो बहुत ही छोटा है। बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, भ्रम में मत रहिएगा। ये छोटा है बट छोटा है नहीं, ये छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके सभी धाराएं महत्वपूर्ण हैं और कुछ एक धाराओं की चर्चा करने में तो 2-2 घंटे लग जाएंगे। इट इज द बेस्ट कोडिफिकेशन इन द वर्ल्ड, इट इज नोन एज द बेस्ट। अगर मैं अपने को सुधारूं तो कह दूंगा को वन ऑफ द बेस्ट कोडिफिकेशंस, लेकिन नहीं, मैं कहूंगा इट इज द बेस्ट कोडिफिकेशन इन द वर्ल्ड। It has been drafted by Mr. Stephen। इसका ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? स्टीफेन साहब ने। और इन्होंने इसको बहुत छोटा लिखा है। खैर इस पे चर्चा हम जब एविडेंस एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तब बताएंगे। आई विल डिस्कस ऑन दिस मैटर्स इन द अदर वीडियो व्हेन आई विल इंट्रोड्यूस यू द with the Indian Evidence Act, Indian Evidence Act। जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आपका परिचय कराएंगे तब ये बातें बताएंगे। अभी हम चल रहे हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ये एक पार्ट आपने देख लिया, यहाँ पे एक सिंगल था, यहाँ हमने इसको डबल दिखा दिया। अब हम चलते हैं एक दूसरी बात पे। What should be enacted as a part of law of evidence? What should be enacted? भारतीय साक्ष्य विधि में क्या क्या लिखा जाना चाहिए? साक्ष्य विधि में क्या क्या होना चाहिए? किसी भी साक्ष्य विधि में क्या क्या लिखा जाना चाहिए? साक्ष्य विधि में क्या है? साक्ष्य के नियम। कोई पार्टीज आई कोर्ट में एक मुकदमा लेकर दूसरे पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी भी आ गई। अब दोनों पार्टीज कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स कर रहे हैं। जो कंट्राडिक्टरी क्लेम्स है उनको प्रूव करना ही तो एविडेंस का उद्देश्य है। लॉ ऑफ एविडेंस का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? टू प्रोवाइड रूल्स टू प्रूव द कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स क्लेम्ड बाय द अदर पर्सन, द पार्टीज। दोनों पक्षकारों ने जो परस्पर विरोधी दावा किया है उसको साबित करें, इसके लिए जो नियम है वही साक्ष्य विधि के नियम कहते हैं। द क्लेम्ड फैक्ट, दावाकृत तथ्य। अगर हम यहीं से पहला क्वेश्चन बनाएं, what facts may be proved कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे? तो इसका आंसर 2 है। ईदर फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य। फैक्ट इन इशू विवाद्यक तथ्य
सुसंगत तथ्य। What facts may be proved? The facts which are contrarily claimed by the parties against each other, जो एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध परस्पर दोनों पक्षकारों ने दावा किया है, उन तथ्यों को साबित किया जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज इशू, और उनके जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट होंगे दीज आर कॉल्ड एज रिलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। अब यहीं से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस पार्ट में बांट देते हैं, ए, और इसको फिर करते हैं बी। What shouldn't what need not to be proved? Not be proved. What facts may be proved? कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे? विवाद्यक और सुसंगत। विवाद्यक में भी तो कुछ ऐसा होगा जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि साहब इनका शेर, जो सर्कस में शेर था वो छोटा और मेरी गैया खा गया, तो क्या ये प्रूव करना पड़ेगा कि शेर गाय खाता भी है कि नहीं? इनकी बिल्ली हमारे मुर्गे के चूजों को खा गई, तो क्या ये प्रूव करना पड़ेगा कि बिल्ली मुर्गे का चूजा खाती है कि नहीं? नो। व्हाट नीड नॉट बी प्रूव्ड, यहां भी 2 आएगा। जुडिशियल नोटिसिएबल फैक्ट्स, और बी क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा, जो कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स क्लेम करेंगे वही। अगर कॉन्ट्रेरी क्लेम्ड फैक्ट को जिस पार्टी ने क्लेम नहीं किया, यानी अपोजिट पार्टी एडमिट कर ले कोर्ट में, तो वेदर दीज आर नीड टू बी प्रूव्ड, क्या उन्हें साबित करने की जरूरत है? नो। जुडिशियली एडमिटेड फैक्ट्स, इन्हें भी साबित नहीं करना पड़ेगा। तो जो साबित करना पड़ेगा उसमें भी क्या नहीं साबित करना पड़ेगा, ये इसके एक्सेप्शंस है। इसके व्हाट फैक्ट्स में बी प्रूव्ड, व्हाट नीड नॉट बी प्रूव्ड। इट मींस द फैक्ट व्हाट माइट बी प्रूव्ड, some of the facts which might be proved need not be proved. जिन तथ्यों को साबित करने की जरूरत है, किया जा सकता है, उनमें भी कुछ को साबित करने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट का मतलब, अगर ये कहा जाए कि that USA has attacked over अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो क्या ये प्रूव करना पड़ेगा कि यूएसए क्या है, अफगानिस्तान क्या है, ये कंट्री है भी कि नहीं? नो। जज हिमसेल्फ नोज बेटर देन द पार्टीज, न्यायालय खुद जानता है। शेर मांसाहारी जानवर है, खुद जानता है। तो दीज फैक्ट्स आर जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट। और जुडिशियली एडमिटेड फैक्ट, अ फैक्ट claimed by a party if admitted by the other party before the court, in the court, then it is called as judicially admitted fact. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। By what means a fact may be proved, किस साधन से साबित किया जाएगा, कौन सा तथ्य साबित किया जाएगा, इससे उत्तर निकल गया है कौन सा नहीं किया जाएगा। बाय व्हाट मीन्स अ फैक्ट में बी प्रूव्ड, तो यहां पे 2 बातें आएंगी।
बाय एविडेंस, और एविडेंस कितने प्रकार के हैं? ओरल, डॉक्यूमेंट। by otherwise means by presentation of physical elements। शेर की खाल बरामद हुई, ये प्रूव करना था कि शिकारी ने गोली से उसको मारा था, खाल में छेद है। That is neither document nor oral statement, so that is not evidence according to definition of the term of evidence as given in section 3 of the Indian Evidence Act। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा के अनुसार वो खाल न तो दस्तावेज है न मौखिक साक्ष्य है। So that is neither documentary evidence nor oral evidence, but it might be produced before court as a physical material, भौतिक साक्ष्य के रूप में। By otherwise बहुत सारी चीजें आती हैं। अदरवाइज में दूसरा क्या था? डिमेन्योर ऑफ विटनेस, साक्षी की भाव भंगिमा, जिस समय वो बोल रहा था, दो ही आंसर्स, बट उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। वहां से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है जज, कोई निष्कर्ष निकाल सकता है, तो वो भी जस्टिस की बुनियाद हो सकती है। बाय अदरवाइज, बाय व्हाट मीन्स। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, बाय हूम। A fact will be proved किसी तथ्य को कौन साबित करेगा? तीसरा क्वेश्चन हुआ। This is third question to understand the provisions of law of evidence. By whom a fact will be proved? By who? और इसी में अगर इसको हम एक क्वेश्चन कर दे तो who will not be allowed to prove a fact? मतलब जिस फैक्ट को जो प्रूव कर सकता है करेगा, उसे भी उसको प्रूव करने के लिए अलाउ कब नहीं किया जाएगा। आप तीन क्वेश्चंस में लॉ ऑफ एविडेंस को पूरा समझ जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे इसको द इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहां हम लिख देते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसके धाराओं को मेंशन कर ले रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। व्हाट फैक्ट्स में बी प्रूव्ड, सेक्शन 5, the first section of chapter 2, fact and issues, relevant fact. The relevant facts have been laid down in section 6 to 55 sections। 5 से 6 to 55 ये chapter 2 है। But fact and issues are not provided in the law of evidence because these are the essential element of a cause of action which has been defined in substantive law। चोरी में जो essential element है वो तो fact and issue है ना, तो चोरी में जो essential element है वो कहाँ defined है? In the definition of theft, it means the fact and issue for an offense of theft in case of a criminal proceeding for theft is in section 378 of IPC। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें कोई फैक्ट इशू है तो वो कहाँ है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तलाक की बात आ रही है, तलाक के ग्राउंड्स कहाँ हैं? हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम एक्ट, मुस्लिम लॉ में, तो वहां पे उसके फैक्ट इशूज आएंगे। और रिलेवेंट फैक्ट यहाँ है। रिलेवेंट फैक्ट मीन्स द एविडेंशियल फैक्ट, द एविडेंटरी फैक्ट, द सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स।
फैक्ट इशू मीन सब्सटेंटिव फैक्ट, ये मूल तथ्य है, ये परिस्थितिजन्य सत्य है, ये साक्ष्य के तथ्य है। इनका उल्लेख साक्ष्य विधि में किया गया, इनका मौलिक विधियों में किया गया। व्हाट नीड नॉट बी प्रूव्ड, साबित क्या नहीं किया जाएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में ये है आपका सेक्शन 56 एंड 57, और ये है आपका सेक्शन 58। अब आता है बाय व्हाट मीन्स अ फैक्ट में बी प्रूव्ड, किस साधन से कोई तथ्य साबित किया जाएगा। ओरल, ओरल को आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में लिखा गया है, और 4 में क्या लिखा गया है, नेचर एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ ओरल एविडेंस। इसके अलावा जब ओरल एविडेंस आएगा तो ओरल एविडेंस कौन देगा, बाय विटनेस, गवाहों के द्वारा, तो गवाहों वाला चैप्टर भी यही पढ़ेंगे। प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिविलेज एंड कंपल्सन एंड नंबर ऑफ विटनेस भी यही पढ़ेंगे, चैप्टर 9 यहां पढ़ेंगे आप। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, a witness how gives his evidence, कोई साक्षी अपना साक्ष्य कैसे देता है, by way of answer in examination being done to him, जो उसका परीक्षण किया जा रहा है, जो उसकी परीक्षाएं होती हैं उसी में। तो परीक्षाएं कहां लिखी गई हैं, चैप्टर 10 में 4, 9, 10 ओरल के लिए। डॉक्यूमेंट्री में क्या पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री में आप पढ़ेंगे चैप्टर 5, और दोनों का कंपैरेटिव चैप्टर 6। अदरवाइज की बात करें तो सेक्शन 3 आप देख लीजिएगा, सेक्शन 3 में 2 टर्म की डिफिनेशन देखिएगा, proved and not proved। Okay, by whom a fact will be proved, burden of proof, chapter 7, chapter 7। और who will not be allowed to prove a fact, रूल ऑफ स्टॉपेज। जब कभी एक पर्सन ने कोई बात झूठ में बोल दी और अपनी परिस्थिति बदल ली, अब बदली हुई परिस्थितियों का वो साक्ष्य देकर फिर कोई लाभ लेना चाह रहा है, तो उस बदलाव का साक्ष्य वो नहीं दे सकता, भले ही उसे वो क्लेम किया हो। चैप्टर 8। आपने देख लिया चैप्टर 2 सेक्शन 5 to 55, चैप्टर 3 सेक्शन 56 to 58, चैप्टर 4 59 60, चैप्टर 9 सेक्शन 118 to 134, चैप्टर 10 सेक्शन 135 to 166, चैप्टर 5 सेक्शन 61 to 98, चैप्टर 6 91 to 100, चैप्टर 7 101 to 114A, चैप्टर 8 सेक्शन 115 to 117 और 118 से शुरू होता है। अभी 2 चैप्टर्स बच गए द इंडियन एविडेंस एक्ट में। चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 4 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका किसका, ऑफ द एक्ट सेक्शन 1, of the terms used in that, introductions। section 1 name of the act, when it was enforced, its extension, कहां तक लागू है section 1। section 2 रिपील है, रिपील क्लॉज है, छोड़ दीजिए उसको। बी of the terms used in the act, अधिनियम में लिखे गए शब्दों की परिभाषा है, ये कहां है सेक्शन 3 में। सी of presumptions
उपधारणाओं के बारे में की पहचान है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 4। सेक्शन 1 to 4 में सेक्शन 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल 3 सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एविडेंस टर्म की डिफिनीशन है। एविडेंस में केवल 2 ही तरह के एविडेंस लिखे गए हैं। कौन कौन से? इधर ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अगर इस दीवार पे गोली मारी गई और उस पे निशान बने, इसको सबूत में देना है कि यहां गोली मारी गई है। कोर्ट खुद यहां आता है कमीशन के फॉर्म में और यहां देखता है, तो ये दीवार डॉक्यूमेंट नहीं है और ये दीवार ओरल स्टेटमेंट भी नहीं है। बट इट माइट बी ग्राउंड ऑफ जस्टिस, ग्राउंड ऑफ जजमेंट। प्रूफ डिस्प्रूव्ड है। तो अब इसे क्या कहेंगे? एविडेंस की डिफिनीशन में नहीं आ रहा। वो क्या चीज है फिर? वो है द सब्जेक्ट मैटर बिफोर कोर्ट। ये कहां मिलेगा? प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड में। इफ आफ्टर ऑन कंसिडरिंग द मैटर बिफोर कोर्ट, कोर्ट मेक्स एन ओपिनियन। मैटर बिफोर कोर्ट, नॉट एविडेंशियल प्रोड्यूस्ड टू कोर्ट। साक्ष्य जो दिए गए उसकी बात नहीं की गई है धारा 3 में। क्या की गई है? न्यायालय अपने समक्ष के सामग्रियों को देख लेने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एविडेंस में इतनी सारी चीजें आनी चाहिए थी, बट स्टीफन साहब ने केवल इतने को ही लिया, केवल ओरल और डॉक्यूमेंट्री इनको छोड़ दिया। लेकिन इनको भी जजमेंट का ग्राउंड बनाने की बात कर दी। किस टर्म में? जो प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड की डिफिनीशन सेक्शन 3 में लिखी गई उसमें उन्होंने नहीं लिखा कि द जजमेंट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस बिफोर कोर्ट। नॉट। कोर्ट गिव्स हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिफोर हिम, द मैटर बिफोर हिम। अपने मामले, उस मामले में उसके सामने जितना भी सामग्री है उन सब पे देगा। वेदर इट इज ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अदर थिंग्स like demeanor of witness, like physical materials. ओके? तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि स्टीफन ने इस तरह की परिभाषा एविडेंस की क्यों की, क्यों एविडेंस की परिभाषा को नैरो किया स्टीफन ने। तो आपको ये बता दें कि ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ आर ह्यूमन मेड बाय ह्यूमन बीइंग, बट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो है वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये दोनों मानव द्वारा निर्मित है। मानव जब निर्मित करता है तो क्या करता है? झूठ बोलता है। ऐसे में इनको इनकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाने थे, जबकि इसकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं बनाने थे। द रूल्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एविडेंस मेड बाय ह्यूमन बीइंग, and only oral evidence is given by human being and the documents are made by human being. Documents are made by human being. Never a document be ready without presence of mental human mind. जब तक मनुष्य अपने दिमाग का यूज वहां करके न बना रहा हो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। ए ने बी पर गोलियां चलाई ऊपर नीचे करके, पीछे कोई निशान बन गया दीवार पे, that is not document because it has not been recorded. According to definition of the term document, it is a matter recorded on a substance by human being. Record किया गया हो गया हो नहीं? No. If it has not been recorded, but automatically it was recorded, then it's not document. यदि अपने से ही रिकॉर्ड हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो उसे दस्तावेज नहीं माना जाएगा। दस्तावेज तब माना जाएगा जबकि जो मैटर उस पर लिखा गया वो लिखने के लिए ही लिखा गया। तो जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं वो एविडेंस में नहीं गई, क्योंकि उसमें ह्यूमन माइंड का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह से स्टीफन साहब ने जो एविडेंस की परिभाषा यहां तक होनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में होती है उसको नैरो कर दिया। एविडेंसेस मेड बाय ह्यूमन बीइंग, एविडेंसेस क्रिएटेड बाय नेचर, दोनों को बांट दिया। जो बाय नेचर है उसको हटा दिया, जो बाय ह्यूमन बीइंग है उसको ही इन्होंने एविडेंस में कैटेगराइज किया, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री।
आज इलेक्ट्रॉनिक मोड दिया गया। और इसको क्यों किया? क्योंकि इन्हीं पे एग्जामिनेशन की जरूरत है, टू चेक इट्स क्रेडिबिलिटी। शेष एज इट इज छोड़ दिया गया। बट जब हम सेक्शन 3 में प्रूफ डिस्प्रूफ को देखे तो यहां हमने पाया कि यहां एविडेंस टर्म यूज नहीं है। यहां कौन सा टर्म यूज है? द मैटर बिफोर कोर्ट। कोर्ट के सामने जो विषय, जितने भी मैटर है, whether they are comes into ambit of the definition of oral evidence or documentary evidence or not, तो ये भी शामिल है। भौतिक सामग्री कोर्ट को कहां दी जाएगी? सेक्शन 60 के प्रोविजो में, धारा 60 के परंतुक में दी जाती है भौतिक सामग्री। जला हुआ कपड़ा, खून से सना चाकू, ये सब कोर्ट मंगा सकता है। कहां? अंडर सेक्शन 60, प्रोविजो ऑफ सेक्शन 60। देयर आर 2 प्रोविजन इन सेक्शन 60। धारा 60 में 2 परंतुक है। आप देख लीजिएगा कौन से एक में ये बात लिखी गई है कि न्यायालय चाहे तो कोई भौतिक सामग्री मंगा सकता है। या दूसरा, कहीं कोई कॉलोनी जलाई गई है, इसके बारे में कोर्ट को देखना है। अगर फोटो से मंगाया जाएगा देन इट वुड बी थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई देख कर आके बोलेगा देन इट वुड बी थ्रू ओरल एविडेंस। लेकिन अगर कोर्ट खुद ही कमीशन के तौर पे वहां जाकर के देख लेगा देन वो जली हुई झोपड़ी नीदर डॉक्यूमेंट्स, सो दीज आर नॉट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नॉट स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन, सो दीज आर नॉट ओरल एविडेंस। फिर क्या है? वो फिजिकल मटेरियल है बिफोर कोर्ट, न्यायालय के सामने भौतिक दृश्य है। तो इस तरह से ये चीजें आती हैं। अब हम आपको एक बात और बता दें, सेक्शन 6 to 55 में जितनी भी धाराएं हैं उसमें सारे रिलेवेंट फैक्ट ही नहीं लिखे गए हैं, कुछ निगेटिव भी लिखा गया है। इररिलेवेंट फैक्ट, इसमें सेक्शन इररिलेवेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? सेक्शन 23 to 26, सेक्शन 43, सेक्शन 52 और थोड़ा सा सेक्शन 53 भी है, सॉरी 54। ये क्या करती है? इररिलेवेंट की बात करती है। रिलेवेंट की बात करती है सेक्शन 6 to 55, बट इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो इररिलेवेंट है। कौन कौन से सेक्शंस हैं? 23, 24, 25, 26, 43, 52, 54। 23, 24, 25, 26, the 4 sections, 5, 6, 7. 7 sections from the group of section 6 to 55 provides the rule of irrelevancy of fact। यह विसंगतता की बात करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और अब इस तरह से लिख करके बेयर एक्ट से मिलाइएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट से, तो आपको सारा अधिनियम दिखाई देगा। बेसिकली पूरा अधिनियम इसी पर चर्चा करता है। द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 11, इफेक्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग फैक्ट, रॉन्ग एविडेंस और इनएडमिसिबिलिटी ऑफ राइट एविडेंस, जेन्युइन एविडेंस हैव बीन लेट डाउन इन सेक्शन 167। केवल एक धारा का अध्याय है। अगर हम धारा की संख्या पर अध्यायों की बात करें तो सबसे छोटा अध्याय, अध्याय 11, धारा की संख्या 1, उसके बाद का उससे बड़ा अध्याय, अध्याय 4, धारा की संख्या 2, उसके बाद का बड़ा अध्याय, अध्याय 8 और 6 और 8 दोनों धाराएं 3, ठीक। उसके बाद का बड़ा अध्याय, अध्याय 1, धाराओं की संख्या 4, 1, अध्याय 11, ये चैप्टर्स हैं। और ये क्या है? नंबर ऑफ सेक्शंस। इस तरह से आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर कौन सा है? नो सॉरी, नॉट 600, ये तो कंफ्यूज हो रहा था। 300, चैप्टर 300, इन दोनों में 3 धारा है।
लॉन्गेस्ट सेक्शंस कौन कौन से हैं, लार्जर सेक्शंस चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर 2, 5, 10। अध्याय 2, 5 और 10 ये बहुत बड़े अध्याय हैं। मीडियम लेवल के कौन कौन से हैं? 6, 7 एंड 9। 6, 7 एंड 9। तो 6, 7 एंड 9 मिनिमम हो गए, लार्जेस्ट हो गए 2, 5 एंड 10। अब बचा ही क्या? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब तो हो गए। यानी 1, 2, 3, 4, 5 कुल 11 अध्यायों में से 5 अध्याय कितनी धाराओं में हैं? 6, 4, 10, 3, 13। महज 13 धाराओं में 5 अध्याय समाप्त हुए। इट मीन्स 5 chapters consist just 13 sections. Among the total sections 167 the total sections. कुल धाराओं की संख्या 167, कुल अध्यायों की संख्या 11, लेकिन इनमें से 5 अध्याय ऐसे हैं जो महज 13 धाराओं में लिख दिए गए हैं। 5 कुल 5 अध्याय। So you should classify the number of sections to put the numbers of chapters and sections in your mind on the basis of number of sections. Thank you.